हम्म। आप देखिए, हिंदी युवक भारती 12वीं कक्षा नए तरह की बुक आई है। आप 11वीं कक्षा में जैसे पढ़े हैं उसी तरह मॉडल वही हैं, सारी चीज़ें वही हैं। इसके बाद आइए, आप यहाँ भाषा विषयक क्षमता, जैसे आपको समझा गया था, बताया गया था, उसी प्रकार से भाषा विषयक क्षमता यानी भाषा के लिए, भाषा विषय के लिए क्या ज़रूरी है सीखना, क्या जानना ज़रूरी है कि एकदम पूरी तरह से हमारी क्षमता होनी चाहिए, हमारी यानी कैपेसिटी होनी चाहिए, भाषा को अच्छी तरह जानते समझते हैं। इसमें है पहला श्रवण है, श्रवण मतलब सुनना, अच्छे से कोई चीज़ सुन के समझ लो। भाषा संभाषण, संभाषण है दूसरा, यानी भाषण स्पीच देना। और उसके बाद है संभाषण करना, यानी कन्वर्सेशन का, आपस में किसी विषय टॉपिक को लेकर के उसको समझाना समझना। उसके बाद है आपका वाचन, वाचन माने अच्छी तरह से पढ़ना आना चाहिए, समझना आना चाहिए। फिर है लेखन, यानी लिखने की कला भी अच्छी होनी चाहिए, तो जो पढ़ते हो तो उसको अच्छे से लिखो, यानी उसमें। और उसके बाद है व्याकरण है, व्याकरण को अच्छी तरह से जानना जरूरी होता है। व्याकरण की जानकारी के बिना कोई वाक्य को सही रूप हम नहीं दे सकते, यानी मीनिंगफुल वह नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे भाषा के लिए व्याकरण भी अति आवश्यक है, जानना जरूरी है। इसके बाद है अध्ययन। अध्ययन जो है, अध्ययन मतलब जैसे किसी बीते हुए समय के, जैसे कहानी संग्रह हैं, कविता हैं, ग्रंथ हैं, महान लोगों के द्वारा लिखी गई जो चीज़ें हैं, हम उसको अध्ययन करेंगे, जानेंगे, तो इससे हमारे ज्ञान का विकास होता है, हमारे जीवन के व्यक्तित्व का विकास होता है, और हम अपने जीवन में हर चीज़ सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं, ये पहला तो कविता है, पहले तो कविता है। एक कविता अनुक्रमणिका देख लीजिए। अनुक्रमणिका में यहाँ पर 12 हैं, उससे विशेष अध्ययन है। पहला है, इसमें देखिए टेबल बनाए गए हैं, क्रमांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 तक हैं। पाठ का नाम दिया गया है। और तीसरे में देखें, तीसरे कॉलम देखें, विधा है। विधा मतलब कि कैसी विधा, मतलब उसके तरीके, कहानी है, संस्मरण है कि चतुष्पदी है, छंद है, कविता है, क्या है। उसके बाद है रचनाकार, यानी जो राइटर्स होते हैं कभी उनके नाम हैं। और लास्ट में है पृष्ठ संख्या, मतलब कितने पृष्ठ तक इसका है, वो है, ये बताया गया है। पहला है का नव निर्माण, चतुष्पदी है। विधा इसके लिए है चतुष्पदी, यानी 4 पदों वाला है, 4 पंक्तियों वाला है। इसके एक लेखक कवि हैं त्रिलोचन जी। और फिर आप आइए यहाँ पर, इसको शुरू करते हैं। पहला है नव निर्माण। नव निर्माण आप देखिए, पहला है नव, कविता है नव निर्माण। नव माने नया निर्माण करना है, यानी नए ढंग से काम करना है, नया निर्माण करना है। इसमें इसके लेखक कवि हैं त्रिलोचन जी। त्रिलोचन जी का जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर जिले में हुआ था। इनका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है, और यह पत्रकारिता के क्षेत्र में भी सक्रिय थे। और यह समाज के, भारत के ग्रामों में, गांव में जो गरीब हैं, लाचार हैं, दबे कुचले लोग हैं, उन्हें न्याय, समानता, राष्ट्रीयता और सम्मान दिलाना चाहते हैं। लोक भाषा के जनमानस में, लोगों के जनमानस में बैठाना चाहते हैं। इंसान के बीच में भेदभाव, फर्क न रहे, मानवता, इंसानियत ही उनका सब कुछ है। और वह जीवंत रखना चाहते हैं, और इसके बल पर आगे बढ़ना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, सम्मान दिलाना चाहते हैं। विधा है इनकी चतुष्पदी। चतुष्पदी 4 चरण वाला छंद है। चतुष्पदी 4 चरण वाला छंद, 4, जिसमें 4 पंक्तियाँ होती। चतुष माने होता 4, पद माने पद, यानी पंक्तियाँ, 4 पदों वाले पंक्तियाँ हैं इनकी। और यह एक छंद जैसा है। प्रथम माने पहला, द्वितीय माने दूसरा, और चतुर्थ माने चौथी।
पहली, दूसरी और चौथी लाइन में तुकबंदी होती है, और जो तीसरी लाइन होती है, तृतीय होती है, उस तुकबंदी नहीं होती उसमें, यानी स्वच्छंद होता है। ये चतुष्पदी जो है, चारों लाइनें जो है अपने आप में अर्थ लिए परिपूर्ण हैं, यानी हर लाइन में अर्थ क्लियर हो जाता है। और यह जो है, इसमें विचार, कवि के भाव विचार जो हैं, उनकी इच्छाएँ इसमें आशावादी हैं, उम्मीद रखता है, आशा रखता है, और इस तरह से इन चतुष्पदियों का वह निर्माण करता है। अब इसके बाद है पाठ परिचय। पाठ परिचय में क्या है, चतुष्पदी जो है सामान्य वर्तमान समय में आज के समय में यानी प्रेजेंट समय में मनुष्य को अपने जीवन में संघर्ष करना, परिश्रम करना ये जरूरी हो गया है। मनुष्य जो है बिना संघर्ष, बिना परिश्रम के आगे नहीं बढ़ सकता है, और यह जिसके जीवन में जो अंधेरा है उसे दूर करने की प्रेरणा देता है। समाज में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, दुराचार, इससे अपने विकास को, स्वयं अपना विकास करके सबल और सशक्त होकर के स्वयं इसका प्रतिकार करने की प्रेरणा देता है, और हम आगे बढ़ने की प्रेरणा हमें देता है। तभी उसका भला हो सकता है। जब तक वो आगे बढ़ेगा नहीं, उस स्थान नहीं अपना करेगा, तभी से बल नहीं उसके पास होगी, तभी ये बल जो है उसके लिए श्रेयस्कर होंगे, तभी उसके जीवन का विकास हो सकता है, नहीं तो विकास नहीं हो सकता है। वह मनुष्य के जीवन में समानता, स्वतंत्रता और मानवतावादी समानता की उम्मीद रखता है, और इस तरह से वह लोगों के जीवन में स्थापित करना चाहता है। आइए अब कविता देखिए जो है। अब हम इसको पढ़ते हैं, पूरी कविता पढ़ने के बाद फिर 4-4 पंक्तियों आपको अर्थ, शब्द का अर्थ, फिर अर्थ समझाते हैं। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा। तुमने आकाश दिया है मुझको, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते, तोड़कर जोड़ नहीं सकते, व्योम में जाएं, कहीं भी उड़ जाएं, भूम को छोड़ नहीं सकते। सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है। काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबको, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वहीं सहता है। एक दिन सिद्ध के शिखर पर बैठ, अपना इतिहास वहीं कहता है। प्रीत की राह पर चले आओ, नीत की राह पर चले आओ। वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीत की राह पर चले आओ। साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी। दोनों संगी हैं और सहचर हैं, अब रचेंगे समाज नर नारी। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था। गीत मेरा भविष्य गाएगा, यूँ अतीत का भी गीत अच्छा था। आइए अब 4-4 लाइन के हम आपको कविताएं सुनाएंगे और फिर उसका अर्थ बताएंगे, शाब्दिक अर्थ विचार से। तुमने विश्वास दिया है मुझको, तुमने मतलब आपने विश्वास माने भरोसा मुझे। मन का उच्छ्वास दिया है, मन की उच्छ्वास आशाएं, उम्मीदें, सांसें जो चल रही हैं। मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, भूमि माने धरती पर संभालूंगा।
तुमने आकाश दिया है मुझको, प्रस्तुत तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का विश्वास दिया है मुझको, मैं इसे बूंद पर संभालूंगा। तुमने आकाश, प्रस्तुत पद में कभी बड़ा भरोसा और विश्वास करता है, कहता है कि ईश्वर ने, कहता है कि हे ईश्वर, तुमने मुझे बड़ा विश्वास दे करके इस धरती पर जीवन दिया है। ये जो हमारी सांसें चल रही, बड़े भरोसे उम्मीद आपने दिया है मुझको, और ये धरती की जो जिम्मेदारी में मुझे दिया है, खुला आसमान जो दिया है, मैं इससे भागूंगा नहीं, अपनी जिम्मेदारियों से भागूंगा नहीं। मैं इस भूमि पर जो मेरे कर्म हैं, जो मेरे कर्तव्य हैं, मैं इसे करूंगा और मैं इससे दूर नहीं हटूंगा। यह खुला आसमान जो है, यह हमारे जीवन के लिए है, मैं इसको छोड़कर नहीं जाऊंगा। आगे देखिए, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते, तोड़कर जोड़ नहीं सकते, व्योम में जाएं कहीं भी उड़ जाएं, भूमि को छोड़ नहीं सकते। प्रस्तुत पद में सूत्र माने होता है धागा, तोड़ माने तोड़ नहीं सकते। अगर तोड़कर मतलब अगर टूट जाए तो जोड़ भी नहीं सकते, ऐसे हैं। व्योम में जाएं, व्योम माने होता आकाश, कहीं भी उड़ जाएं, कहीं भी दुनिया में उड़े, भूमि को छोड़ नहीं सकते, भूमि को छोड़ने। प्रस्तुत पद में कभी कहता है कि ये जो मानवता, इंसानियत, भाईचारे, प्रेम का जो धागा है, इसको हम तोड़ नहीं सकते। जो मानव का जो आपसी भाईचारा, प्रेम, इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं और इसे हम तोड़ करके जोड़ भी नहीं सकते हैं। चाहे कितनी भी तरक्की कर लें, चाहे कितने भी जीवन में विकास कर लें, चाहे आकाश के आसमान में कितनी भी ऊंचाई पर हम उड़ लें, कहीं भी उड़ करके इस दुनिया में, संसार में जाएं, लेकिन उड़ करके उतर करके तो इसी धरती पर ही आना है। अर्थात इस ज़मीन को, धरती को हम छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें इसी धरती पर रहना है, इसी अपने लोगों को बीच में ही रहना है, इंसान को इंसान बीच में रहना है। इसलिए हमें किसी भी प्रकार का अभिमान घमंड नहीं करना चाहिए और लोगों को तकलीफ नहीं देना चाहिए। आगे देखिए कि हम यहीं रहेंगे। सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। सत्य माने सही है, सच है, राह माने रास्ते में अंधेरा है, परेशानियां हैं, रोक देने के लिए घेरा मतलब घेरा है, रोक रखना है, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने, बढ़ चलो आगे बढ़ो। प्रस्तुत पद में कभी कहता है कि संसार में यह बात तो सत्य है कि हर राह में परेशानियां हैं, आगे बढ़े किसी भी तरफ आगे अपने जीवन का विकास करना चाहते, आगे बढ़ना चाहते हैं तो मुश्किलें तो खड़ी ही होती हैं, अंधेरा बन करके मुसीबतें तो खड़ी हो जाती हैं, लेकिन हाथ पर हाथ रख करके बैठने से काम तो नहीं चलेगा। तुम आखिर क्या काम, हे मनुष्य, हे मानव, तुम क्या काम करोगे, आगे बढ़ो। इस जो अंधेरे रूपी अंधेरे की तरह से मुसीबतें, परेशानियां जीवन में हमारे रास्ते घेर रखी हैं, इससे हमें पार हो जाना है, आगे बढ़ जाना है, अपनी मुसीबतों को पीछे छोड़ देना है। हमें सारी मुसीबतों, संकटों को छोड़ करके हमें जीवन में आगे बढ़ना है। हमें जीवन में सारी चीज़ों को, जीवन की हर चीज़ों को प्राप्त करना है। हमारे जीवन में हर चीज़ों को हम प्राप्त कर लेंगे, सारी परेशानियां, समस्याएं, मुसीबतें हमारी दूर हो जाएंगी और हमारे जीवन में जीवन सुखमय और आनंदमय हो जाएगा। नेक्स्ट, बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए, बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। शब्दों का अर्थ देखिए, बल, इसमें कई बार जो है बल का प्रयोग किया गया है, 1 2 3 बार बल आया है, लेकिन पहली लाइन में बल का बताएंगे और दूसरे दोनों बल के अर्थ अलग अलग हैं। बल नहीं होता सताने के लिए, बल माने इंसान के बीच ताकत, चाहे धनवान हो चाहे शरीर से बलवान हो, दोनों को बल समझ सकते हैं आप। सताने मतलब होता है तकलीफ देने, हरेसमेंट करने। वह पीड़ित, सेकंड लाइन देखिए, पीड़ित माने दुखी, परेशान, दुखी, पीड़ित को बचाने के लिए, आप बचाने के लिए शब्द समझ ही रहे हैं। बल मिला है तो बल बनो सबके, यहाँ दोनों बलों का अर्थ अलग है। यहाँ बल का होता है ताकत या धनवान, शरीर से बलवान या धनवान।
बल बनो सबके, बल माने होता है सहारा, सहारा बनो सबके, सबके मतलब जो गरीब हैं सहारा बन जाओ उनके, इस बल का वहाँ प्रयोग करो। नेक्स्ट है उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए, उठ पड़ो, आप उठकर खड़े हो जाइए, इस अन्यायी अत्याचारियों से उन्हें न्याय दिलाइए। अर्थ देखें, अब पोएम पढ़कर अर्थ बताता हूँ। बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए, बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। प्रस्तुत पद में कवि कहता है बल, जो बलवान हैं या जो अमीर हैं, धनवान हैं, उनको कहता है, उनका मार्गदर्शन करते हुए कवि कहना चाहता है कि जो बलवान लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनका बल जो है किसी गरीब लाचार को सताने के लिए नहीं होता है। ईश्वर ने जो उन्हें बल दिया है, जो ताकत दिया है, जो अमीरी दी है, वो किसी गरीब को सताने के लिए नहीं होता है। वह बल तो दूसरे की मदद करने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए, जो दीन दुखी हैं, परेशान हैं, गरीब हैं, कमज़ोर हैं, लाचार हैं, उनको उनकी सहायता कीजिए, उनकी मदद कीजिए, तभी बल का सदुपयोग होगा और बल का दुरुपयोग न करो। बल मिला है तो बल बनो सबके। अगर आपको यह बल, ईश्वर ने आपको बल दिया है, ताकत दी है, तो आप जो गरीब हैं, लाचार हैं, उनके सहारा बन जाओ, उनके जीवन का सहारा बन जाओ, उनको भी साथ में लेकर चलो, उनके भी जीवन में दुखों को दूर कीजिए, उन्हें भी मान सम्मान दीजिए, उन्हें भी इज्जत दीजिए और उनकी भी मदद सहायता करो। और उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए, जो परेशान, जो अन्यायी दुराचारियों के द्वारा सताए जा रहे हैं, ऐसे लोगों से उन्हें न्याय दिलाइए, उन्हें ऐसे लोगों से बचाइए, उनकी रक्षा कीजिए, तभी जो है बल का सदुपयोग होगा, नहीं तो बल का दुरुपयोग मत कीजिए, बल का सदुपयोग कीजिए। इस तरह से वह जो है एक प्रेरणा, बल जो बलशाली हैं, बलवान हैं, उन्हें वह प्रेरणा देता है किस तरह से अपने बल का सदुपयोग कीजिए। नेक्स्ट पैरा देखिए, जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वहीं सहता है। जिसको मंजिल को पता रहता है, पथ के संकट को वहीं सहता है, एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठकर अपना इतिहास वहीं कहता है, अपना इतिहास वहीं कहता है। जिसको मंजिल मतलब क्या होता है? अपनी लास्ट मंजिल। हाँ, एक हर आदमी का लक्ष्य होता है, मुझे जैसे यहाँ पहुँचना है, ये बनना है, करना है, उसका मतलब ये हुआ लक्ष्य, मंजिल। पथ माने होता है रास्ता, संकट माने होता है परेशानी, मुसीबत, सहता माने सहना है। एक तीसरी लाइन, एक दिन सिद्धि के शिखर पर, सिद्धि माने सफलता, शिखर माने ऊंची चोटी पर, एकदम ऊंचा, शिखर पर बैठकर जब जीवन में सफल हो जाता है, शिखर पर बैठकर यानी ऊंची चोटी पर जब ये लक्ष्य प्राप्त कर लेता है, जीवन में सफलता प्राप्त कर लेता है, अपना इतिहास वहीं कहता है, इतिहास हिस्ट्री, अपने जीवन का इतिहास वहीं कहता, वहीं लिखता है। प्रस्तुत पद में कवि ये कहना चाहता है कि हर व्यक्ति अपने इतिहास को कहने वाला, लिखने वाला हर व्यक्ति होता है। यह व्यक्ति साहस, हिम्मत बढ़ाने की प्रेरणा देता है। कवि कहता है, जिस मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वहीं सहता है। प्रस्तुत पद में कवि कहना चाहता है, जो व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को मान करके अपने जीवन के विकास के पथ के मार्ग पर सारी परेशानियों को झेल करके बढ़ता है, उसके जीवन में जो संकट, जो मुसीबतें, परेशानी आई हैं, वह सह लेता है, सह करके अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। तो एक दिन वही व्यक्ति जो है अपनी सिद्धि, अपने जीवन के सारे परिश्रम, मेहनत करके जो सफलता को प्राप्त करता है, एकदम ऊंचाई पर जा बैठता है, यानी दुनिया में उसका मान सम्मान नाम होता है, वही अपना इतिहास कहता है, उसी का इतिहास बनता है, उसी का जीवन बनता है, यानी वही याद के मरने के बाद भी ऐसे लोग याद किए जाते हैं। इस तरह से कभी हमें प्रेरणा देता है कि हे मनुष्य, परेशानी, संकटों से, मुसीबतों से डर करके रास्ते मत छोड़ो, अपने मंजिल की तरफ कदम कदम आगे बढ़ते जाइए और आप जो है इन परेशानियों को जानिए और इसको दूर कीजिए और इसके पार पाइए। अपने जीवन का इतिहास आप स्वयं लिखिए, सफलता का
मार्ग प्रशस्त कीजिए। नेक्स्ट है, प्रीत की राह पर चले आओ, नीत की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी नहीं सबकी है, गीत की राह पर चले आओ। यहाँ है प्रीत माने प्रेम, राह माने मार्ग, नीत माने होता है नीत यानी रास्ते, सही रास्ते, मार्ग यानी मानव जीवन की जो नीति है उस पर, राह पर रास्ते पर चले आओ, वह तुम्हारी नहीं सबकी है, सबका वही रास्ता है, गीत की राह पर चले आओ, गीत मतलब गीत, प्रीत की राह पर चले आओ, नीत की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी नहीं सबकी है, गीत की राह पर चले आओ। प्रस्तुत पद में कवि तमाम प्रकार के अलग अलग विचारों असमानताओं को दूर करना चाहता है और मानवता, एकता, समानता का पक्षधर है। कवि चाहता है कि सारे बिछड़े हुए जो लोग हैं, तरह तरह के समाज में बटे हुए लोग हैं, सबको आमंत्रित करना चाहता है। सभी को कहता है कि आप लोग जो है आपसी भाईचारा कायम कीजिए और आप सभी प्रेम के मार्ग पर चले आइए। किसी भी प्रकार का किसी से असमानता मत रखिए, बैर भाव मत रखिए, प्रेम की राह पर सभी चले आइए, अभिमान गर्व को छोड़ दीजिए, नीत की राह पर चले आइए यानी अनीत का मार्ग त्याग करके नीत के मार्ग पर आइए। वह तुम्हारी नहीं सबके, यह राय तो मानव जीवन के मनुष्य के लिए, सब मनुष्यों के लिए यही मार्ग है, यही भाईचारे प्रेम का ही मार्ग जीवन का इस धरती पर है। गीत की राह पर चले आइए, इस गीत की राह गुनगुनाते हुए गीत की राह पर आइए, जिससे हर व्यक्ति को जीवन में खुशियाँ, समानता, मान सम्मान और मानवता का निर्माण हो और हंस में खुशी से जीवन व्यतीत करें, किसी भी प्रकार के निर्भय पर किसी प्रकार का भेद न हो। आइए अब नेक्स्ट पोएम आप देखिए। साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी हैं और सहचर हैं, अब रचेंगे समाज नर नारी। प्रस्तुत पद यहाँ पर देखिए, पहले शब्दों का अर्थ समझिए अच्छे से। साथ निकलेंगे आज नर नारी, आज नर माने होता पुरुष, नारी मतलब नारी स्त्री यानी पति पत्नी। लेंगे कांटों का ताज नर नारी, स्त्री पुरुष या पति पत्नी, कांटों का ताज, चाहे कांटे मतलब कांटे भरे ताज, यानी ये जो सम्मान का ताज होता है आसान नहीं है, इसके लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते, मेहनत करनी पड़ती, तभी से ताज पहनने मिलता है, सम्मान मिलता है। ताज मतलब होता है सम्मान, इज्जत। नर नारी दोनों संगी हैं और सहचर हैं, दोनों मतलब संगी मतलब जीवन के संगी हैं, साथी हैं, सहचर मतलब होता है साथ साथ चलने वाले हैं, साथ साथ चलने। अब रचेंगे समाज नर नारी, अब जो है रचेंगे इस समाज का निर्माण, रचना मन होता है निर्माण करना समाज का, नर नारी मतलब स्त्री पुरुष। प्रस्तुत साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी हैं और सहचर हैं और रचेंगे समान नर। प्रस्तुत पद में कवि जो है मनुष्य के जीवन में मनुष्य का जीवन संघर्ष से भरा हुआ है, वर्तमान समय संघर्ष से भरा हुआ है। वर्तमान समय में परिवार का एक आदमी कार्य करके हर चीज़ नहीं प्राप्त कर सकता है, यानी स्त्री पुरुष नर नारी को सभी को वर्तमान समय में संघर्ष करना है और आगे बढ़ना है, तभी जो है कांटों का भरा हुआ यह जो है संघर्ष, यह संघर्ष करके ही यह जो है यह सम्मान प्राप्त हो सकता है, हर चीज़ें जीवन में सफलता मिल सकती है, सब नहीं तो नहीं मिल सकती हैं। दोनों संगी हैं, स्त्री पुरुष पति पत्नी दोनों जीवन के संगी हैं, साथी हैं, एक साथ चलने वाले हैं, कदम से कदम मिला करके चलेंगे। इस समाज में नया निर्माण करना है, यह जीवन संघर्ष के भरा हुआ है। इस तरह से स्त्री पुरुष दोनों को जागृत होना है, दोनों को आगे बढ़ना है और दोनों को संघर्ष करना है, तभी जीवन में हर कुछ प्राप्त हो सकते हैं, सफलता मिल सकती है और जीवन जो है आनंदमय खुशमय बीत सकता है और यह आवश्यक है, जरूरी है, संघर्ष करने की प्रेरणा है। आगे देखिए, वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यों अतीत का भी गीत अच्छा था। वर्तमान बोला, वर्तमान मतलब आज का प्रेजेंट समय, आज का समय क्या बोलता है, अतीत अच्छा। आज लोग क्या कहते हैं, बीता, अतीत माने बीता हुआ समय। प्राण के पथ पर है,
प्राण मतलब होता है प्राण जीवन, पथ माने होता है रास्ता, मित माने मित्र, गीत माने गीत जिंदगी की गीतें, भविष्य माने आने वाला दिन, यों अतीत माने बीता हुआ समय, गीत अच्छा था, जीवन अच्छा था। प्रस्तुत पद्य में वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का अमित अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यों अतीत का भी गीत। प्रस्तुत पद्य में कवि वर्तमान और भूतकाल वर्तमान में के दोनों के गुणों की व्याख्या करता है। कवि कहता है कि वर्तमान से आज ये लोग कहते हैं बीता हुआ समय अच्छा था, जो समय बीत गया वो अच्छा था, आज के दिन से अच्छा था, और उस ज़माने के जो प्राण के पथ के जो जीवन के मार्ग पर चलने वाले लोग थे, जो मित्र थे, वो भी अच्छे थे। यानी लोगों में किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं थी, लोगों में लोगों में भाईचारा, एकता, तमाम प्रकार की बातें थी, इतना भेदभाव नहीं था। गीत मेरा भविष्य गाएगा। कवि कहता है कि मेरा ये गीत जो है आने वाले दिनों में गाया जाएगा, ये भी अच्छा कहा जाएगा। और वैसे तो अतीत के जो गीत हैं, बीते हुए समय की जो बातें हैं, आज के समय से अच्छी लगती हैं। इसलिए हर समय जो है परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। उसी परिवर्तनशीलता के साथ साथ अपने को भी, अपने विचारों, अपनी सोच, अपनी आशाओं को भी उस उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। यानी अपने विचारों को परिवर्तन करना होगा, बदलना होगा, रूढ़िवादी विचारों को छोड़ना होगा, तभी हमारा जीवन सफल और खुशमय होगा, सुखमय होगा। अब आगे आप देखिए शब्दार्थ हैं, शब्दार्थ आप देख ही लीजिए। व्योम, आकाश, सहचर, ये सब आप देख ही रहे हैं, देख लीजिए। पेज नंबर 2 पर आइए। स्वाध्याय है, स्वाध्याय में आकलन कृतिपूर्ण कीजिए। इसमें है 2 चीज़ें हैं, लिखा है बल इसके लिए होता है। बल इसके लिए होता है, 2 चीज़ें लिखी हैं। बल इसके लिए होता है। क्या होगा, इसे आपको कविता में से लिखना है। पीड़ित को बचाने के लिए होता है, और उसे कविता में 3 चीज़ें, गरीबों को सहारा देने के लिए होता है, या गरीबों को न्याय दिलाने के लिए होता है। गरीबों को सहारा दिलाने के लिए होता है और गरीबों को न्याय दिलाने के लिए होता है। नेक्स्ट अब दूसरा आ का देखिए। फर्स्ट आ, पहले आ, जिसे मंजिल का पता रहता है वह, जिसे मंजिल का पता रहता है वह क्या होता है, रास्ते के संकट को वही सहता है और अपना इतिहास वही कहता है। पहला है रास्ते के संकट को वही सहता है, दूसरा है अपना इतिहास वही कहता है। अब इसके बाद है शब्द संपदा। दूसरा है निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग, निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग, क्या निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग युक्त है। 1 मिनट थोड़ा सा, निम्नलिखित, 1 मिनट आप जरा, दूसरा है निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग युक्त शब्द उपसर्ग युक्त शब्द तैयार कर उनका अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग करना, यानी सेंटेंस बनाना है। उपसर्ग क्या चीज़ होता है, आप प्रत्यय उपसर्ग को मैंने बताया हूँ। प्रत्यय वह होता है जो शब्दों के बाद में लगता है, जोड़ा जाता है। उपसर्ग वह हो जाता है जो शब्दों के पहले लगता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। यहाँ 2 चीज़ दिए गए हैं। उपसर्ग हमने यहाँ पर है मत लिया है। नीति, नीति में अ जोड़ दीजिए, अनीत हो गया, ठीक है। अनीत मतलब आप सब नीति अनीति अपोजिट वर्ड जोड़ दीजिए सीधा। बल, बल का स जोड़ दीजिए पहले, सबल हो गया, सबल। तो यहाँ पर आपको फिर सेंटेंस बनाना है। ये उपसर्ग शब्द तैयार करके उनका अर्थपूर्ण वाक्यों में मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। अनीति,
आजकल के नेता अनित के मार्ग पर चल पड़े हैं। सबल का सबल, समझे? जो सबल हैं वह गरीबों को सताने में लग गए हैं। सेंटेंस बन गया मीनिंगफुल। अभिव्यक्त, अब देखिए, अव्यक्त मतलब होता है तीसरा, धरती से जुड़ा रहकर ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इस पर विषय पर विचार लिखिए। यानी धरती पर, जमीन से आप जुड़े रहेंगे, यानी जो आपकी वास्तविक स्थिति है, आप जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में रहिए तो आपका जीवन जो है, तब आप इस धरती पर रहकर विकास कर सकते। हवा में उड़ेंगे तो नहीं विकास कर पाएंगे, हवा में नहीं उड़ना है, धरती से जुड़े रहेंगे तो आप हर चीज़ को जानेंगे, समझ तो विकास होगा। दूसरा है समाज का नवनिर्माण और विकास नर नारी के सहयोग से ही संभव है। आज के समाज में, आज की दुनिया में समाज का नया निर्माण तभी हो सकता है, आज स्त्री पुरुष में समानता होनी चाहिए। छोटा बड़ा नहीं, यानी आप पुरुष हैं तो बड़े हैं, स्त्री हैं, ऐसा नहीं, समानता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अपने विचार रखेंगे। नेक्स्ट अब देखिए रसास्वादन में चौथा प्रश्न, चौथा, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर चतुष्पदियों का रसास्वादन कीजिए। रचनाकार का नाम आप जानते हैं, त्रिलोचन। और उसके बाद हैं आप देखिए, दूसरा है पसंद की पंक्तियाँ। जो पंक्ति, जो लाइन आपको पसंद है उसको लिखिए। पसंद आने का कारण, उसका कारण क्या है उसको आप बता दीजिए, क्यों पसंद आई आपको। और चौथा है कविता का केंद्रीय भाव, यानी कोई 4 लाइन लीजिए और उसमें से उसी को लिखिए और इसका कविता का केंद्रीय भाव, मूल भाव क्या है, इससे हमें क्या ज्ञान मिलता है। उसके बाद है साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान। 5 है चतुष्पदी के लक्षण लिखिए। चतुष्पदी के लक्षण आप देखिए, विधा में है, जो विधा दी गई है उसमें है चतुष्पदी के लक्षण, वो विधा को लिख लीजिए। उसके बाद हैं आपको है त्रिलोचन जी के 2 काव्य संग्रहों के नाम। जो संग्रह है, काव्य संग्रह है, उसमें है, लिख लीजिए। और उसके बाद है निम्नलिखित वाक्य शुद्ध करके लिखिए। प्रश्न नंबर 6 को यह वाक्य शुद्ध करके लिखना है। जबकि आप जानते हैं आप जानते हैं इसमें जो है कारक, वचन, लिंग, ये 3 चीज़ें जरूरी होती है परिवर्तन में। तो आप देखिए, अतिथि आए हैं, घर में सामान नहीं, अतिथि आए हुए हैं लेकिन घर में सामान नहीं है, तो सेंटेंस तो और बढ़िया बन गया। आप अपने ढंग से इसे बनाइए। अतिथि आए हैं घर में सामान नहीं। इसमें देखिए, हैं पर बिंदी नहीं है, नहीं पर बिंदी नहीं है और हैं पर भी बिंदी नहीं है। दूसरा, परंतु अज्ञान भी अपराध है। अज्ञान देखिए, ज्ञ वाला छत्र ज्ञ, वर्णमाला अल्फाबेट का लास्ट है, वो होता है ज्ञ स्र। ज्ञ वो अच्छा आएगा, एक ज्ञान नहीं, अज्ञान। अज्ञान मतलब होता है एक ज्ञान, अज्ञान। अज्ञान माने जो ज्ञान न है, नॉलेज न हो, परंतु अज्ञान भी अपराध है। सही है। तीसरा, उसके सत्य का पराजय हो जाता है, उस सत्य का पराजय हो जाता है, उस। चौथा है प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बने। ये सही है, प्रेरणा और ताकत बनकर आप परस्पर विकास में पर बिंदी नहीं दी गई है, में पर आप देखिए बिंदी नहीं दी गई है, बाकी सही है। सहभागी, गी पर बिंदी नहीं है। 5वां है दिलीप अपने माँ बाप की इकलौती संतान थे। दिलीप जो है पुल्लिंग है, लड़का है, और इकलौती संतान स्त्रीलिंग है, इसलिए पुल्लिंग में चिन्ह करना है, क्योंकि दिलीप को नहीं चिन्ह कर सकते और जो स्त्रीलिंग है उसे हम चिन्ह करके पुल्लिंग बना सकते हैं। दिलीप अपने माँ बाप का इकलौता संतान था, यह इकलौता संतान था। ठीक है, ठीक है, था इकलौता। और 6वां है आप इस शेष लिफाफे को खोलकर पढ़ लीजिए। आप इस लिफाफे को खोलकर पढ़ लीजिए। आप इस लिफाफे को लिफाफे पे बिंदी खोल कर पढ़ लीजिए। नहीं दीजिए, उसमें फूल बिछा दें, उस पर फूल बिछा दें, फूल उस पर, फ पर बड़ी को मात्रा रहेगा। 8वां है कहाँ खो गई हैं आप, कहाँ खो गई हैं आप, हैं का आगे कॉमा लगा दीजिए। 9वां है एक मैं सफल सूत्र संचालक के रूप में प्रसिद्ध हो गया।
मैं एक सफल सूत्र संचालक के रूप में प्रसिद्ध हो गया हूँ। प्रसिद्ध हो गया हूँ। मैं एक सफल सूत्र संचालक के रूप में प्रसिद्ध हूँ। चलते चलते हमारे बीच का अंतर कम हो गया था। चलते चलते हमारे बीच का अंतर कम हो गया है। इस तरह से आपके यहाँ कविता पूर्ण हुई और आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लिखें, समझ लीजिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।